नमस्ते दोस्तों, देश में पॉलिटिकल फंडिंग के मुद्दे को लेकर जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है। Election Commission has uploaded the SBI data on electoral bonds. चुनाव में पैसा तो लगता है, सभी पार्टियों को लगता है। 15 फरवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया कि क्योंकि इलेक्टरल बॉन्ड एक ओपेक फंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये नागरिकों के राइट टू इंफॉर्मेशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और इसे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह आदेश दिया कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक जितने भी इलेक्टरल बॉन्ड उसने इशू किए हैं, उसे कब और किसने खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने कब एनकैश किया, ये सारी जानकारी वो 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया गया कि इसके 7 दिनों के अंदर यानी कि 13 मार्च 2024 तक वो इस सारे इंफॉर्मेशन को कोलेट करके अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जगह तय डेडलाइन से 2 दिन पहले यानी 11 मार्च 2024 को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि इलेक्टरल बॉन्ड्स एक कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रूमेंट थे, इसलिए उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल नहीं है। इसलिए उन्होंने डोनर्स और रिसीवर की डिटेल्स को अलग अलग जगहों पे सेग्रीगेट करके रखा हुआ है और इस डेटा की लीकेज को रोकने के लिए उन्होंने इसे डिजिटाइज भी नहीं किया। एसबीआई की इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि इस रिट पिटीशन के मुख्य पिटिशनर भी हैं, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में एसबीआई को डायरेक्ट किया कि क्योंकि इलेक्टरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए केवाईसी करना जरूरी था, इसलिए किसी व्यक्ति या कंपनी ने कौन सा बॉन्ड परचेज किया, ये इंफॉर्मेशन तो रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। और इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम में यह भी मैंडेटरी था कि इलेक्टरल बॉन्ड्स के रिडेम्पशन के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी मात्र एक करंट अकाउंट खोल सकती है और वो भी एसबीआई के डेजिग्नेटेड 29 ब्रांचेस में से एक में। तो किस पार्टी ने कितने रुपए के इलेक्टरल बॉन्ड्स रिडीम किए हैं, ये इंफॉर्मेशन भी एसबीआई के पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। एडीआर ने अपने कंटेम्प्ट पिटीशन में यह भी अपील की कि एसबीआई अपने ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग के लिए जो यूनिक इलेक्टरल बॉन्ड नंबर यूज करती है, उसे भी वो सबमिट जरूर करे। और अगर ये इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल नहीं है तो इसे स्कैन्ड पेपर के फॉर्म में भी सबमिट किया जा सकता है। इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की 30 जून 2024 तक के टाइम एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया और उसे आदेश दिया कि वो 12 मार्च 2024 तक इलेक्टरल बॉन्ड्स के डोनर और रेसिपिएंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके बाद 3 दिनों की मोहलत दी गई कि 15 मार्च 2024 तक उसे जो भी इंफॉर्मेशन एसबीआई से मिलती है उसे कंपाइल करके अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करें। कोर्ट के ऑर्डर से कंप्लाई करते हुए एसबीआई ने सारी इंफॉर्मेशन 12 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन को सौंप दी और इलेक्शन कमीशन ने भी तत्परता दिखाते हुए मात्र 2 दिनों के अंदर 14 मार्च को शाम में ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दी। Now, after 2 deadlines, the State Bank of India has finally submitted all data related to electoral bonds. इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया। जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। इलेक्टरल बॉन्ड्स के केस में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम के एनजीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सबसे पहले इलेक्टरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट पिटीशन इन्होंने ही सबमिट किया था, जिसे बाद में कॉमन कॉज और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। 2019 में इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्टरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट एक एफिडेविट प्रोड्यूस किया था। इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट था कि इलेक्टरल बॉन्ड्स की प्रैक्टिस में कम ट्रांसपेरेंसी होने के कारण फॉरेन फर्म्स भी इंडिया की पॉलिटिकल फंडिंग में पार्टिसिपेट करके इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को खारिज कर दिया। अपने रेस्पॉन्स में यूनियन गवर्नमेंट ने बताया कि एसबीआई इन सारे बॉन्ड्स को केवाईसी करने के बाद इश्यू करती है और अगर एसबीआई के पास सारे डोनर्स की केवाईसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसबीआई में जितना कॉन्फिडेंस दिखाया, उसकी असलियत तो आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने को कहा तो उनके पास वो डेटा रेडिली अवेलेबल नहीं था। तो कैसी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे एसबीआई वाले, ये बात आप खुद सोच सकते हैं। 2020 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक बार फिर से बिहार इलेक्शन से पहले इलेक्टरल बॉन्ड्स पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस बोबडे की बेंच ने इस अपील को खारिज कर दिया
और पेटिशनर्स को सेम इशू के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट आने से मना कर दिया। फॉर्चुनेटली 2023 में इस मुद्दे को 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया और 15 फरवरी 2024 के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को कैंसिल भी कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जिस तरह के खुलासे की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 2 बार ऑर्डर देने के बाद भी एसबीआई ने सिर्फ फ्रैगमेंट्स ऑफ डेटा को रिलीज किया है। डोनर्स और रिसिपिएंट्स की लिस्ट को मैच करने के लिए जिस यूनिक इलेक्टरल बॉन्ड के नंबर की जरूरत है उस इंफॉर्मेशन को एसबीआई ने ओमिट कर दिया और जो डेटा अभी पब्लिश हुआ है उससे कोई बड़ा इन्फ्रेंस निकालना बहुत मुश्किल है। एसबीआई ने पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन से रिलेटेड जो डेटा रिलीज किया है ये तो ऑलरेडी उसने 2023 में एक आरटीआई के रिप्लाई में रिवील कर रखा था। 2023 में पॉलिटिकल डोनेशंस में बीजेपी का शेयर 57% था और इस लेटेस्ट डेटा में 47% है। 2023 के डेटा में दूसरे नंबर पे कांग्रेस और तीसरे नंबर पे टीएमसी थी, वहीं इस लेटेस्ट डेटा में टीएमसी दूसरे नंबर पे आ गई है और कांग्रेस तीसरे नंबर पे। अब क्योंकि बीजेपी के पास 303 इलेक्टेड एमपीज हैं तो ऑब्वियसली इस पार्टी की पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी। तो अगर इसे 47% शेयर मिल रहा है पॉलिटिकल डोनेशंस में तो इससे कोई भी एडिशनल इन्फ्लुएंस निकालना अपने आप में बहुत ही मुश्किल और फारफेच्ड है। इस डेटा से उम्मीद थी कि पॉलिटिकल पार्टीज के हिडन एलाइज अनकवर होंगे, लोगों को पता चलेगा कि वो कौन सी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जो पैसे के जरिए सरकार से अपना काम निकलवा रही हैं। लेकिन क्योंकि जो डेटा एसबीआई ने रिलीज किया है उसमें से यूनिक इलेक्टरल बॉन्ड का नंबर तो हटा दिया गया है, तो किस एंटिटी ने किस पार्टी को कितना डोनेशन दिया है ये तो अब आप निकाल ही नहीं सकते। और कोई खुल के बोल नहीं रहा है, लेकिन लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अदानी और अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन का नाम इस लिस्ट में आएगा। लेकिन इस लिस्ट के टॉप डोनेटर्स में तो फ्यूचर गेमिंग, मदन लाल लिमिटेड और क्विक सप्लाई चेन जैसी शेल कंपनीज के नाम आए हैं। इन्होंने पिछले 3 सालों में जितना प्रॉफिट नहीं किया उससे कई गुना ज्यादा के तो उन्होंने इलेक्टरल बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यह भी निकल कर आया है कि 14 ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटीज जिनके अगेंस्ट ईडी या सीबीआई के केसेस चल रहे हैं उन्होंने 4000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। और ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कई सारे लोग लगे हुए हैं ईडी रेट्स और पॉलिटिकल डोनेशंस को आपस में कनेक्ट करने में। लेकिन ऑनेस्टली ईडी रेट्स और पॉलिटिकल डोनेशंस के बीच में इतना डायरेक्ट कोरिलेशन निकालना संभव नहीं है और हाफ बेक डेटा दिखाकर मैं आपके दिमाग में कोई फॉल्स व्यू पॉइंट नहीं बनाना चाहता। एग्जाम्पल के लिए फ्यूचर गेमिंग को ले लेते हैं। अप्रैल 2022 में एक केस के सिलसिले में ईडी ने इसके 409 करोड़ के एसेट सीज किए थे और इंटरनेट पे लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ईडी के दबाव में आने के कारण फ्यूचर गेमिंग को ये पॉलिटिकल डोनेशंस करने पड़े। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल डोनेशंस की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो फ्यूचर गेमिंग तो 2019 से ही डोनेशंस कर रहा है। इसके बावजूद 2022 में ईडी ने इसके ऊपर छापा मारा। और मजे की बात तो ये है कि ईडी के छापा मारने के बाद भी 2024 तक फ्यूचर गेमिंग लगातार इलेक्टरल बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। पता नहीं अब इन्हें किस बात की उम्मीद है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी के 400 करोड़ के एसेट सीज हुए हैं। पिछले 3 साल में इसने 200 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो भाई ये कंपनी 1400 करोड़ के इलेक्टरल बॉन्ड्स क्यों खरीदेगी? आखिर किस तरह का मैसेज देना चाहती है? सीधा सीधा इन्फ्रेंस है कि ये एक शेल कंपनी है जो किसी और के इशारे पे काम कर रही है। और ये ट्रेंड सिर्फ फ्यूचर गेमिंग जैसी शेल कंपनीज तक एप्लीकेबल नहीं है। डीएलएफ जैसी रेप्यूटेड कंपनी की भी सिमिलर स्टोरी है। 2019 से लेकर 2022 तक डीएलएफ ने 170 करोड़ रुपए के इलेक्टरल बॉन्ड्स परचेस किए थे। लोग इंटरनेट पे ये कयास लगा रहे हैं कि 25 जनवरी 2019 को डीएलएफ के ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी। उसके बाद डीएलएफ के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो पॉलिटिकल डोनेशन शुरू करें। लेकिन 3 सालों तक 170 करोड़ रुपए के इलेक्टरल बॉन्ड्स खरीदने के बाद भी 25 नवंबर 2023 को सुपरटेक के केस में ईडी ने एक बार फिर से डीएलएफ के ऊपर रेड मारी। एक और रीसेंट एग्जांपल बताता हूं। 2019 से लेकर 2024 तक एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज ने 224 करोड़ रुपए के इलेक्टरल बॉन्ड्स परचेस किए थे। लेकिन इसके बाद भी 25 जनवरी 2024 को ईडी ने एसएल ग्रुप के ऊपर रेड मार दी। अब अगर इलेक्टरल बॉन्ड्स परचेस करके आप ईडी को दूर रख सकते हैं तो इस कंपनी ने तो पिछले 4 सालों में लगातार डोनेशंस किए हैं। इसके बाद भी जनवरी 2024 में इनके ऊपर रेड क्यों पड़ी? इस विषय में कुछ भी इतनी जल्दी बता पाना अपने आप में सही नहीं है। अगर कोई न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया एनालिस्ट कोई बड़ा खुलासा करने का दावा करे तो मेरी तो आपसे गुजारिश रहेगी कि उनका सीधे सीधे भरोसा ना करें। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, लेकिन किसी कंक्लूजन पे आने से पहले थोड़ा सा वेट करिए। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने 1400 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस ने तो 1600 करोड़ रुपए इलेक्टरल बॉन्ड से कमाए हैं। अब टीएमसी की सरकार तो सिर्फ बंगाल में है और कांग्रेस की तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में।
तो ये अपने डोनेटर्स को कौन सा इतना बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं कि वो इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। और चलो टीएमसी और कांग्रेस की तो फिर भी कहीं ना कहीं सरकार है। चौथे नंबर पे तेलंगाना की जो भारत राष्ट्र समिति पार्टी आती है, उसकी तो कहीं सरकार भी नहीं है, फिर भी उसे 1200 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डोनेशन मिला है। तो भाई यहां कौन सी कंट्रोवर्सी है? ऑनेस्टली आप और मैं बैठकर यहां पर इस बात पे तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन इस मामले के पीछे की सच्चाई क्या है उससे जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट को किसी स्पेशल कमेटी या टास्क फोर्स का गठन करना पड़ेगा। जब तक वो इस केस की गहराई में जाकर जांच नहीं करेंगे, कोई भी करेक्ट इन्फ्रेंस निकालना अपने आप में सही नहीं है। एकमात्र इन्फ्रेंस जो इस डेटा के थ्रू आप निकाल सकते हैं वो ये कि कॉर्पोरेट एंटिटीज शेल नेम्स के जरिए पॉलिटिकल डोनेशंस करके टैक्स सेविंग्स करते हैं। फॉर्चुनेटली ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हमें होपफुल रहना चाहिए कि आगे इससे रिलेटेड कोई बड़ी जानकारी हमारे सामने आएगी। लेकिन अगर इलेक्टरल बॉन्ड्स इतने बुरे हैं तो इन्हें लाया क्यों गया? क्या जरूरत है इस पॉलिटिकल फंडिंग की? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के इस डेटा को देखिए। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में टोटल किसने कितना खर्चा किया, इसको एनालाइज करने के लिए सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज ने खुद के सर्वे करवाए थे और 2019 लोकसभा इलेक्शन का टोटल एक्सपेंडिचर निकल कर आया था 55,000 करोड़ रुपए। कई एनालिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो इस 55,000 करोड़ के अमाउंट को लेकर ही हो हल्ला मचाने लगते हैं कि भाई 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 8,039 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और हर कैंडिडेट की मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट है 95 लाख रुपए। तो अगर 8,039 को 95 लाख रुपए से मल्टीप्लाई करें तो टोटल अमाउंट तो 7,640 करोड़ रुपए ही होता है। अब ये 55,000 करोड़ रुपए कहां से आए? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 95 लाख रुपए की जो लिमिट है ये कैंडिडेट के इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर पे लगाई गई है। यानी कि कोई नेता अगर अपने इलाके में अपनी खुद की रैली कर रहे हैं तो वो कुल मिलाकर 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई रैली ऑर्गेनाइज करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर केंद्र से नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह किसी स्टेट में जाते हैं, वहां के लोकल नेताओं को साथ लेकर एक रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उस रैली का खर्चा किसी एक कैंडिडेट के ऊपर नहीं डाला जाएगा, इसे पॉलिटिकल पार्टी बियर करेगी। और पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में कितना स्पेंड करती है इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी कोई लिमिट लगनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है। हम अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। क्योंकि 2019 से पहले इलेक्टरल बॉन्ड जैसी कोई स्कीम नहीं थी, इसलिए डेटा के बेसिस पे हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये 55,000 करोड़ रुपए की फंडिंग कहां से आ रही है। तो इस फंडिंग के सोर्स को समझने के लिए 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले की असिस्टेंट प्रोफेसर जेनिफर बुसेल ने यूपी, बिहार और झारखंड के 2,500 से ज्यादा पॉलिटिशियंस का सर्वे किया था और इस सर्वे में एक ऑब्वियस ही बात निकल कर आई थी। एमपीज और एमएलएस के इलेक्शंस में 45% तक की फंडिंग ब्लैक मनी के द्वारा की जा रही थी। और 2018 में जब अरुण जेटली जी ने इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने भी यही तर्क दिया था कि आज इलेक्शंस में 50% से ज्यादा फंडिंग ब्लैक मनी के द्वारा की जाती है। तो इस ब्लैक मनी के इन्फ्लो को रोकने के लिए सरकार को एक ऑफिशियल फंडिंग के चैनल को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। इसे अनोनिमस रखने के पीछे जो रीजन उन्होंने दिया था कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी ए किसी पार्टी ए को फंड करती है और कल को अगर पार्टी बी की सरकार आ गई, तो अगर ये डेटा पब्लिक हुआ कि कंपनी ए ने पार्टी ए को फंड किया था, तो ये पार्टी बी जो है ये कंपनी ए के पीछे पड़ जाएगी। लेकिन जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डिक्लेयर किया है कि अनोनिमिटी के नाम पर आप सिटीजन्स का राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, और इलेक्टरल बॉन्ड्स के साथ सिर्फ अनोनिमिटी की प्रॉब्लम नहीं थी, इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कई मौजूदा लॉस को कंट्रोवर्शियल तरीके से मॉडिफाई किया गया था। फाइनेंस एक्ट 2016 के जरिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को मॉडिफाई किया गया था और ऐसी फॉरेन कंपनीज जिनकी इंडियन कंपनीज में मेजॉरिटी स्टेक है उन्हें इलेक्टरल बॉन्ड्स परचेज करने के लिए एलिजिबल किया गया था। इससे अलीबाबा जैसी चाइनीज कंपनीज जो कि पेटीएम जैसी इंडियन कंपनी की मेजॉरिटी इन्वेस्टर है, वो इलेक्टरल बॉन्ड्स के जरिए इंडिया के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने में सक्षम हो गई थी। इनकम टैक्स एक्ट को मॉडिफाई करके इलेक्टरल बॉन्ड्स के डोनेशन को टैक्स फ्री बनाया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे परचेज करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। आरबीआई एक्ट को अमेंड करके इलेक्टरल बॉन्ड्स को आरबीआई के परव्यू से बाहर किया गया और सरकार को यह ताकत दी गई कि एसबीआई के जरिए वो इसे एंड टू एंड मैनेज कर सके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को भी मॉडिफाई किया गया था। आरपीए के अमेंडमेंट के जरिए पॉलिटिकल पार्टी को एग्जम्पशन दिया गया था कि अगर वो चाहे तो इलेक्टरल बॉन्ड्स के डोनेशन को इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करें और ना चाहे तो ना करें। शेल कंपनीज के थ्रू ज्यादा से ज्यादा फंड्स के इनफ्लो को एनेबल करने के लिए कंपनीज एक्ट को मॉडिफाई करके प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया कि चाहे आपकी प्रॉफिट हो या लॉस, आप जितना चाहे उतना अमाउंट डोनेट कर सकते हैं।
इससे पहले कोई भी कंपनी अपने 3 साल के टोटल प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा का डोनेशन नहीं कर सकती थी। और एटलीस्ट इसे पास करने से पहले संसद में इस पर डिस्कशन तो होना चाहिए था। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बिल 2018 को मनी बिल बनाकर इसे जल्दबाजी में पास कर दिया गया और राज्यसभा में तो इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो ये गया ही नहीं। ऑब्वियसली जिस तरीके से सारे घटनाक्रम हुए हैं उसे देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि इलेक्ट्रल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने की जगह इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम तो और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उससे निकाल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीडम दे दी गई है कि उनका मन करे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स डिक्लेयर करें या मन ना करे तो ना करें। कंपनीज और इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिल गई कि बिना फंड की सोर्स बताए हुए जितना मन उतना डोनेशन कर दे, और साथ ही साथ सरकार की तरफ से सारे इंफॉर्मेशन को गोपनीय रखने की गारंटी, ताकि अगर कल को कोई सरकारी एजेंसी आप तक पहुंचने की कोशिश भी करे तो ना पहुंच पाए। और ये इस डेटा में दिखता भी है। मदन लाल लिमिटेड जैसी शेल कंपनी जिसने पिछले 3 सालों में 10 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं किया है, उसने 185 करोड़ रुपए डोनेट कर रखे हैं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, वो तो लॉ की रक्षा करते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन सा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और किसे कैंसिल कर देना चाहिए। इलेक्ट्रल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लॉ तो गवर्नमेंट को ही लाना पड़ेगा, लेकिन इस बार वाइडर पब्लिक और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ इसमें सीक्रेसी की जरूरत तो ऑब्वियसली है, लेकिन एटलीस्ट आरबीआई और इलेक्शन कमीशन जैसी रेगुलेटरी बॉडीज के सामने ये इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए कि कौन किस पार्टी को कितना डोनेट कर रहा है, ताकि समय रहते वो मैल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर सके। आशा करता हूं दोस्तों कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो नई सरकार आएगी वो इलेक्ट्रल फंडिंग के लिए कोई ट्रांसपेरेंट कानून लेकर आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह की इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर इस टॉपिक पे आपके कोई विचार हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।